सुनो तो बच्चों, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहले वाला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड एट। बेटा अगर हमने फोकस पे कोई भी चीज रख दी गलती से, फोकस पे कोई भी चीज रख दी गलती से, तो आपको दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है, आपका आंसर हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर याद रखना, अगर इन्फिनिटी इन्फिनिटी से आ रही है तो कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी, और अगर फोकस से आ रही है तो कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को उल्टी सीधी बात है ना यार, जो लाइन वहां जा रही है वो लाइन वहां से यहाँ भी तो आएगी सेम जगह पे। पहले वाले का आंसर है ए एट इन्फिनिटी। दूसरे वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर बोथ साइड, अगर नहीं भी देता बोथ साइड तो आपको बाय लिख के समझ जाती है, क्योंकि आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस मैं डायग्राम बना रहा हूँ, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये आर, ये कितना दे रखा है आपको, ये भी 20 दे रखा है, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 20 ही हो जाएगा। अब आगे बोला कि ऑब्जेक्ट है आपका विच इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्स बता दिया आपके यहाँ पे, और बोला कि इस लेंस से यानी इस पोल से आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको इनडायरेक्टली एच ओ दे रखा है, कितना, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि फिर बोला गया फाइंड आउट द नेचर पोजिशन ऑफ इमेज के बारे में पूछा, यानी आपको वी बताना है, मेनली वी बताना है आपको, एच आई बताना है आपको, ये बताना है रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, वो सब बताना है आपको, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, ये सारी बात बतानी है। अब सुनो एक बात, ये वाली बात डायग्राम तो समझ आना चाहिए, आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब डायग्राम को मारो गोली, डायग्राम को मारो गोली, पर इतनी बात बताओ कि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा कहाँ होगा। सर जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ कितनी होती है सर, फोकल लेंथ आधी होती है ना, फोकल लेंथ कितनी होती है, आधी होती है अब देखो सुनो, बच्चों के मन में क्या डाउट आते हैं, सर फोकल लेंथ कितना होता है, सर फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ये इनको सबसे बड़ा बड़ा पाप था, पहली बात। और दूसरी बात ये, कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर नहीं सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में है जानकारी का अभाव, इस क्वेश्चन में कमी है, क्वेश्चन में क्या कमी है, अबे मैंने तुम्हें म्यू तो दिया ही नहीं, अगर तुम्हें म्यू नहीं दूंगा तो तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में जानकारी का अभाव है, तो जानकारी के अभाव के कारण मैं अभी आपको देता हूँ 1.5। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो आप 1.5 लेके कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि 1.5 ही उसका आंसर होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं दे रखा तो ऑप्शन की कमी है, मान लो मतलब कि आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट है एक तरह से। तो यहाँ पे मैंने मेरे दिया, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है फोकल लेंथ निकाल लो। ठीक है, अब सुनो फोकल लेंथ क्यों निकालो, क्योंकि मैंने बताया था जब भी इमेज के बारे में बात करते हैं, इमेज के बारे में कुछ भी निकालना तो आप फॉर्मुला क्या यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका हो गया लेंथ फॉर्मुला। फोकल लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, फोकल लेंथ के लिए यूज करेंगे, वैसे आप बिना फोकल लेंथ के भी आंसर निकाल सकते हैं, बट बेटर है कि फोकल लेंथ निकाल के क्या करो, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा आती है उससे। ये हो जाएगा आपका म्यू एल सराउंडिंग अपॉन -1, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्वेश्चन मैंने अपने घर की खेती से नहीं बनाया क्वेश्चन, या मैंने अपनी मनमर्जी से क्वेश्चन नहीं बनाया, क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में पहले, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, कभी भी आ सकता है, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब होना, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये बोलो। अगर कुछ ना दिया गया सराउंडिंग में तो एयर को ले लेंगे, वो तो मैंने बताया 1000 बार। अब 1/r1 और R2 की बात है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो खैर दोनों की वैल्यू बराबर होगी, बस फर्क क्या होगा, R1 को मैं लेके चलूंगा +20 और R2 को मैं क्या लेके चलूंगा आपका -20 लेके चलूंगा। क्यों ऐसा लिया इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये वाली बात। ठीक है, -1/20 यहाँ पे ले लेंगे अपन, और उसके बाद जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत बार अपन ने यूज कर रखा है, इसको ये 2/20 निकल के आएगा, और 2 5 10 होता है, यानी ऊपर 1, यानी आपका फोकल लेंथ क्या निकल के आ जाएगा, फोकल लेंथ विल कम आउट टू बी 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ विल कम आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। इसके बाद कुछ बच्चे ना सॉल्व करेंगे, जो कि अच्छी बात है, पर बिना सॉल्व करे अंदाजा लगाना। आपको मैंने कल बहुत सारे केसेस करवाए थे, कॉन्वेक्स केसेस के, कॉनकेव लेंस के केसेस करवाए थे, तो बताया था जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, आप उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बता सकते हो कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एक एक तुक्के के हिसाब से, ताकि आप अपने आप को चेक कर सको। देखो आपको क्वेश्चन को इस तरह से करना आना चाहिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो चेक योर सेल्फ कि तुमने जो किया सही किया कि नहीं किया, वो थ्योरी से मैच होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ और 2f के बीच में, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एफ और 2f के बीच में, राइट, ये रहा एफ, ये रहा 2f। क्यों, क्योंकि एफ कितने पे, एफ है 20 पे, 2f कितना होता है, 2f 40 होता है, उनके बीच में 30। अब मुझे एक बच्चा कोई बताया जिसने सारे केसेस पढ़ ली है मेरे से, और जिसने क्लास पिछले वाली रिवीजन किया है, if the object is between f and 2f, if the object is between f and 2f, then the image in a convex lens is formed at beyond। रिया ने आंसर कर दिया, शमाला जी ने आंसर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। रिया जी हाँ, मैग्नीफाइड वेक्टर तो सेकेंडरी है, वो तो आप बता ही सकते हो, ठीक है।
पर मेन मजा आ गया सुन के कि आप लोगों ने आंसर किया, 2-3 लड़कियों ने आंसर कर दिया, शाबाश। सब आंसर किया करो, ठीक है। तो आप ये इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि तुम जो ये सब चीज बोले वाले ना मैग्नीफाइड, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे सॉल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। पर बिना सॉल्व करे तुम अपने को चेक तो कर सकते हो ना, क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये सारी चीजें अपने केसेस में करिए, केसेस रटे होने चाहिए, केसेस याद करने से बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चन। अब दूसरी बात क्या है कि अब एक्चुअल जो है, ठीक है, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f बनेगी, राइट। अब बियॉन्ड 2f मतलब यहाँ पर 2f जो होगा उसकी, और वो 2f कितने पे होगा सर, 2f आपका 40 पे होगा। मतलब जो भी आंसर आने वाला है ना, वो 40 से ज्यादा आना चाहिए। अगर आपका आंसर 40 से ज्यादा नहीं आ रहा तो आपने आंसर गलत किया है, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। लगा देते हैं 1/f = 1/v प्लस, सॉरी 1 - 1/u। यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/20 लिखूंगा। नमस्ते रितु जी, कैसी हैं आप। 1/v लिखूंगा -1/u। यू कितना है आपका सर, यू तो मैं हमेशा नेगेटिव लिख देता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा हमेशा रियल होता है। यू को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपका -30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया -1/30 लिख दिया। साइन की गड़बड़ी मत कर देना, पाप सबसे बड़ा वही होगा। 1/v क्या निकल के आएगा तुम्हारा, 1/20 प्लस 1/30 निकल के आएगा यहाँ से। जब इस, सॉरी प्लस नहीं, -1/30, तो इधर को सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 10/20 इंटू 30। काटा पीटी मचाओगे, आंसर v तुम 60 पाओगे। क्या 60 तुम्हारा, क्या 60 तुम्हारा 40 से बड़ा है? हाँ सर 60 मेरा 40 से बड़ा है। इसका मतलब आपने जो सोचा था बियॉन्ड 2f वाला, वो कंसेप्ट आपका सही काम कर रहा है। इसी जगह तुम ध्यान दो ना, तुम्हारा आंसर 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या बोला तुम्हें क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था और क्या आंसर आया, दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब तुमने सही किया है। अब चांसेस ऑफ, इससे ना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है इस चीज करने से। ये हो गया। अच्छा, अब मैं मैग्निफिकेशन जानता हूँ, लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/H। फॉर्मूला बताया था मैंने इसका, V/U होता है। V निकाल लिया, U पता था, HI निकालना है मुझे। तो HI अगर मैं निकालने बैठता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, HO कितना है, HO कहाँ गया, तो दे रखा है कितना, 2। 2 इंटू आपका V कितना है, 60 है। साइन के साथ रखना है इसको कुछ को। और U क्या है आपका, माइनस कहाँ गया, -30, काटा पीटी मचाओगे, आंसर -4 सेंटीमीटर पाओगे। अब इस माइनस का क्या मतलब है, अब सुनो। माइनस का मतलब है कि उल्टी बनी है, क्योंकि HO आपने +2 लिया है, तो HI आपका माइनस आया, तो पहली बात इन्वर्टेड। आपने देखो, अगर आपको केसेस याद थे तो आपको करने की जरूरत नहीं थी, इन्वर्टेड हो गया, आंसर इन्वर्टेड। दूसरी बात, क्या जो ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी है, 4। हाइट ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 4। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, 2। बड़ी हो गई छोटी हो गई, तो आंसर क्या होना चाहिए, मैग्नीफाइड। बड़ी हो गई ना, तो देखो तुम्हारे वो आंसर मैच कर रहे हैं, तो तुम्हें ये करने की जरूरत थी नहीं। ऑप्शन में अगर ऐसे ऑप्शन आते तो तुम बिना ऑप्शन के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जस्ट ओनली इन द केस जब तुम्हें ये सारी चीजें याद है। ये याद करने का कहां से बताया था मैंने, केसेस से बताया। सोचो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर तुम्हें केसेस याद होते तो। बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम इस तरह से सिर्फ ऑप्शन हटा हटा के कर सकते हो। तो आई होप कि हर बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बाद में एक बार जरूर ट्राई करना अपने आप से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने एक आध क्वेश्चन करा दिया आपको, और इससे ज्यादा कोई कॉन्वेक्स में कोई सवाल पूछेगा नहीं, ठीक है, फिर वो कंसेप्ट चेंज कर देगा। पर इससे ज्यादा सब कुछ तो निकाल लिया, इसमें क्या बचा है। अब सुनो, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है बच्चों आपका सॉरी, अगर आपने कभी, एक सेकेंड, किसी ने कमेंट चैट किया, मैंने देखा नहीं। सर मैग्निफिकेशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो मैग्निफिकेशन से। पर दरअसल बात यह है कि आपको इस सवाल में हाइट ऑफ इमेज पूछा गया है। आपको जब इमेज के बारे में पर्टिकुलर बात करी ना, उसने मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बोला आपको, उसने इमेज के बारे में बात करी। तो जब आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, जब हाइट ऑफ इमेज निकालनी ही है आपको, तो हाइट ऑफ इमेज देके बोल दो सारे आंसर, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड, बड़ा है तो आपका मैग्नीफाइड, ठीक है। बाकी मैग्निफिकेशन से पूछते हो। अगर मैंने मैग्निफिकेशन के बारे में एक बात पहले आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, क्या बता चुका हूँ, सुन लो। अगर मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है, HI/HO। अगर इसकी वैल्यू आपकी, इसका मैग्नीट्यूड, एम का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा होता है या इक्वल टू 1 होता है या लेस देन 1 होता है, ठीक है, इस केस में क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है। खैर ये सारी चीज बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बहुत अच्छे से जब मैं आपको बताया था सब कुछ निकाला था। नहीं ज्यादा नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, बस हमने सवाल किया है, अभी तो हमने थोड़ी स्टार्टिंग नहीं करी। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम साइज होता है, और इस वाले केस में क्या होता है आपका डिमिनिश्ड होता है, या छोटा, स्मॉल साइज आप उसको बोल सकते हो। साइन वाइन के बारे में मैं ज्यादा, अच्छा। अब दूसरी चीज क्या होती है, ये तो बात हो रही है आपकी मैग्नीट्यूड के बारे में, इसके बारे में बात हो रही है मैग्नीट्यूड के बारे में, ये बात हो रही है आपकी मैग्नीट्यूड के बारे में। अगर साइन की बात आती है, अगर साइन की बात आती है, तो अगर आपका एम जो है, अगर आपका एम जो है वो या तो आपका नेगेटिव निकल के आएगा,
ये आपका पॉजिटिव निकल के आएगा। अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है, अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब 100% क्या केस है आपका, इन्वर्टेड का, एक ना एक नेगेटिव होगा ना आपका। अगर पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो 100% क्या केस होगा आपका, इरेक्ट वाला केस होगा। आई होप की सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये वाली बात मैंने बहुत पहले आपके ट्रांसफर मैनिपुलेशन नाम से वीडियो है वो पड़ी हुई यूट्यूब पे, उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं आपका टॉपिक जो है, आपने देखा प्लेन मिरर्स में हमने वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, वेलोसिटी इन, सॉरी यहाँ तो हम लेंस की बात कर रहे हैं ना, लेंस। हमने हर जगह वेलोसिटी की पढ़ाई की है, हमने हर जगह क्या की है आपकी, आ, हाँ सही है फैज, उससे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूँ फॉर्मूले याद करने में। मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि आप जितने कम से कम फॉर्मूले में काम चला सको, देखो जो फॉर्मूले आप बिना उनके काम चला नहीं सकते वो है आपका लेंस फॉर्मूला या फिर आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, उनके बिना आप काम चला ही नहीं सकते। बाकी जगह आप जितनी कोशिश करो फॉर्मूले कम याद करने की, क्योंकि आपके पास में ठीक ठाक टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट ये है कि जितने फॉर्मूले याद करोगे और वही है, मतलब मैं थोड़ा प्रेफर कम करता हूँ, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट अपन करते हैं वेलोसिटी। देखो ध्यान दिया हो तो हमने वेलोसिटी हर जगह पढ़ ली है, और ये वेलोसिटी हम लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अब ये लास्ट बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बस रिया जी आप अपनी वीडियो ऑफ करना भूल गई हैं, मैं आपको याद दिला देता हूँ, अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए रिया जी, ठीक है, थैंक यू रिया। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, हमने हर जगह किया। सबसे पहले हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, प्लेन मिरर में पढ़ा था। इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन आते हैं तो। इसका फॉर्मूला क्या था आपका, वी एम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई बाई टू। ये किसके लिए लगता था, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। और आपके जो दूसरे कंपोनेंट थे, रिया जी वीडियो ऑफ कर लीजिए, फालतू आपको घर पूरा दिख रहा है, आप ऊपर नीचे आगे पीछे चल रही हैं, आपकी छतें दिखाई दे रही हैं। रिया जी हम भूल गई, मुंह फोन रख के चले गई। रिया जी वीडियो ऑफ करो। ठीक है, अपन ने कंपोनेंट के दूसरा, दूसरा अपन ने पढ़ा था आपका कॉन्वेक्स, सॉरी दूसरा अपन ने पढ़ा था आपका स्फेरिकल, हाँ बिल्कुल सही बात शुमाइला जी, स्फेरिकल मिरर्स में। तो इसमें जो फॉर्मूला निकल के आया था, मैंने कैसे बोला था, फॉर्मूला अगर नहीं याद होता आप इससे निकाला करो हमसे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/ऑफ, डिफरेंशिएट कर दिया करो दोनों साइड को, वरना फॉर्मूला जो निकल के आया था मुझे याद है, वो था आपका वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, आपका वी ओ एम एम। ठीक है, ये वाली बात थी। तीसरा केस अपन ने पढ़ा था क्या, तीसरा केस अपन ने उसी तरह से पढ़ा था जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा था, क्या कहते हैं, कहाँ पढ़ा था, हाँ ऐसा आपने पढ़ा था आपका प्लेन रिफ्लेक्शन पढ़ा था। प्लेन रिफ्लेक्शन में आपने तीसरा केस पढ़ा था, उसमें क्या था फॉर्मूला, उसमें फॉर्मूला सिंपल सा था आपका, वो आपने कहाँ से निकाला था फॉर्मूला, निकाला था डी आई इज इक्वल टू आपका अपॉन डी ओ इज इक्वल टू वाले फॉर्मूले से पढ़ा था अपन, या वो म्यू टू बाय म्यू वन वाली चीज से पढ़ा था। ठीक है, वो निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ है, मतलब इसमें दोनों बार टाइम से डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ अपन पढ़ रहे हैं अब लेंस में। अब लेंस सुनो, जब भी वेलोसिटी निकालने का तरीका है तो क्या करना है, देखो वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक तो हो जाएगा आपका जिसको मैं बोल देता हूँ आपका, मान लीजिए वी वी ओ, वी को वो क्या हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करने का क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वी ओ को मैं क्या लिखता हूँ आपका, ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर रहा होगा, डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलता हूँ तो ये हो गया। दूसरा वी आई बोल दिया, वी आई क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इसको मैं क्या बोलता हूँ आपका, इसको मैं बोलता हूँ डी स्मॉल वी बाई डी टी। वेलोसिटी को मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा कैपिटल से, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो आपका स्मॉल वी से और कैपिटल वी से। वेलोसिटी ऑफ आई क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन रिया जी की, रिया जी को आज प्रॉब्लम आ रही है, नेट को धोखा दे रहा है बीच बीच में। अगर हम बात करें वी आई की, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला तो हमारे सामने जब जाहिर है, 1/v इज इक्वल टू 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये तो क्या होता है, ये तो कांस्टेंट होता है किसी भी लेंस के लिए, ज्योमेट्रिकल फीचर होता है ना। तो आप क्या करोगे, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, आप क्या करो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं डिफरेंशिएट करके नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, और आपको आना ही चाहिए। 1/v स्क्वायर डी वी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/u स्क्वायर डी यू हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड करता हूँ, ये सारे वही छोटे छोटे चीजें जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, उसको मैं बार बार लिख नहीं रहा, डिफरेंशिएट करो फिर टाइम से डिवाइड करो, सब चीजें अब लिख नहीं रहा। ये डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा सर, ये डीवी बाई डी टी हो जाएगा आपका वी आई हो जाएगा। ये डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा सर, ये डी यू बाई डी टी हो जाएगा मेरा वी ओ हो जाएगा। तो यहाँ से वी आई और वी ओ में रिलेशन निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, बहुत सिंपल सा प्यारा सा रिलेशन निकल के आएगा, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आपका
यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम ध्यान दो तो यहाँ पे साइड में देखो यही वाला फॉर्मूला निकल के आ रहा है एक्चुअली में, बस फर्क क्या है, वहां माइनस था यहाँ माइनस नहीं है। तुम ध्यान देना मिरर के जितने फॉर्मुले थे और आपके लेंस के जितने फॉर्मुले हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ माइनस माइनस में फर्क होता है, इसलिए वो माइनस वाली चीज अच्छी से याद करना। अच्छा ये वाली चीज तो क्या आ गई, ये वाली चीज तब आई है जब आपने क्या माना कि लेंस क्या है आपका स्टेशनरी है। क्या बात क्या बोला मैंने, ये कब माना आपने, जब लेंस स्टेशनरी पे अगर, लेकिन अगर इफ लेंस इज ऑल्सो मूविंग, तो यार बच्चा हर बच्चा जान पहचान वाला ही है, फिर हम किसका यूज करते हैं, आपका रिलेटिव मोशन का यूज करते हैं। अगर लेंस भी मूव करती हो, सरफेस भी मूव करती हो, मिरर भी मूव करता हो, सारी चीजें, तो हाँ बस लेंस मूव करेगा तो कुछ नहीं, और लेंस मूव कर रहा है मान लो वी एल से मूव कर रहा है, तो आप कुछ नहीं, इस वी आई को क्या लिख दोगे, वी आई एल लिख दोगे, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और यहाँ पे वी ओ क्या लिख दोगे, इसको वी ओ एल लिख दोगे, जहाँ पे वी आई एल का मतलब क्या है, वी आई एल का मतलब हो जाएगा, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ वी आई। लेकिन इस तरह के सवाल बच्चों एग्जाम में थोड़े से कम आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आईआईटी एडवांस का लेवल है। ये जो मैंने अभी करवा रहा हूँ ये थोड़ा सा आईआईटी एडवांस का लेवल है, ये आपके नीट में या फिर आईआईटी मेंस में या फिर बोर्ड में आना, तो खैर बोर्ड तो छोड़ ही दो, उसमें आने के चांसेस बहुत ही नील बट्टा सन्नाटा टाइप से, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाना तो अपन को सब कुछ है, पढ़ना भी अपन को सब कुछ पता होना चाहिए। मान लो आ गया तो सब कुछ गाली दोगे, मुझे तो दे मत देना, टीचर को गाली दोगे तो मार पड़ेगी, मतलब कुछ और पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी, आई होप। कैसे निकला है, इसमें निकलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, बेवकूफो, ऐसे सो जाते हो जैसे पता नहीं क्या यहाँ प्रवचन चल रहे हैं तुम्हारे। मुकुल जी वीडियो बंद करनी थी, भूल गए अपन, निखिल वीडियो बंद करो। हम्म, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये तो देखो इसमें फॉर्मूले, इस पे मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं अक्सर, लेकिन जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो है तगड़ी चीज, वो है आपकी तगड़ी चीज, और वो है आपका पावर ऑफ लेंथ। मुझे लग रहा है आज भी आपका वो स्टार्ट नहीं होगा, क्या कहते हैं, प्रिज्म स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये सब तो पढ़ाना ही है, उसके बाद फिर आपका प्रिज्म स्टार्ट हो जाएगा, बस नाम नाम ले देंगे या फिर अपने क्या करेंगे, प्रिज्म कल स्टार्ट करेंगे। आज सवाल ध्यान दे लेंगे, डैम इट, आज सवाल कर लेंगे इसके इस टॉपिक में से, और हम सवाल उठा के लेंगे नए नए, और वो सवाल कर लेंगे, सवाल करना तो बहुत जरूरी है। पावर ऑफ लेंस आपका क्या है सुनो, पावर ऑफ लेंस, और यहाँ पे हम एक और चीज साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सर हाँ बोलो फैस क्या हो गया। कोई नहीं, आपका चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा, मेरे को जैसा लग रहा है, क्योंकि प्रिज्म इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए, ठीक है, प्रिज्म इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए, लेकिन ये है कि भाई आसान भी उतना ही है। तो आपका है पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या, लेंस क्या होती है सुनो, पावर तो आप जानते हो, पावर का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है, इसमें बताने वाली बात कैसे। पावर, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इट इज इक्वल टू, ये याद रखो बस, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ, इनवर्स मत बोल देना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं, आपका पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। याद रखना, एक बार एक सवाल आया था, वैसे सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर पता होना चाहिए कि ये पावर ऑफ, एक तो होता है पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं 1/f, और लेंस, और आपका अगर मिरर के, वैसे मिरर के लिए पूछता बहुत कम है, लेकिन पूछ ले तो याद रखना इट इज -1/f। मैंने आपको क्या बताया था, लेंस में और मिरर में जनरली माइनस का ही लोचा होता है, अगर लेंस में प्लस होता है कहीं पे तो मिरर में माइनस होता है, मिरर में कई जगह पे माइनस होता है तो लेंस में प्लस होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लेंस के बारे में बताता हूँ, तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ 1/f। अगर इसकी यूनिट की बात करूँ, इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो उसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी, वो साफ सी बात है 1/मीटर हो जाएगी, और इसको हम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। और इसका एक थोड़ा सा फेमस नाम है जिसको हम बोलते हैं आपका, कौन से अपचर, इसका नाम होता है डायप्चर। कोई लोग इसे डायप्टर बोलते हैं, कोई लोग डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर तो कोई नहीं बोलता, कोई लोग इसको डायप्चर बोलते हैं, कोई लोग डायप्टर बोलते हैं, जो बोलना है बोलो। तुमसे एग्जाम में पूछने नहीं वाला तुम क्या बोलते हो, मेन मुद्दा ये है कि तुम बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ठीक है। तो ये है, तो इसको हम कैपिटल डी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। डायप्चर आपकी यूनिट होती है किसकी, पावरलेस की। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, सिंपल यही पूछा था, बताइए कि डायप्चर क्या होता है। डायप्चर इज द ऐसा यूनिट या यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। मिरर की भी यही होती है, पर मिरर के लिए पूछा कम जाता है। अब सुनो, एक बात याद रखना, अब ये पावर ऑफ लेंस तो खत्म हो गया, पावर लेंस शुरू भी होगा खत्म भी होगा। जब भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आएगा, तो पावर होती है, होती क्या है प्रैक्टिकली, मुकुल जी पूछे पावर होती क्या है प्रैक्टिकली। पावर ये होती है कि आपका, पावर ये होती है कि
कितना छोटा लेंस हो या कितना बड़ा लेंस हो, वो कितना ज्यादा चीजों को मैग्नीफाई कर सकता है, कितना छोटा बड़ा कर सकता है, किसी बड़ी चीज को कितना बड़ा छोटा कर सकता है, वो होता है आपका पावर ऑफ लेंस, इसके बारे में। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है ऑन द मेनली, जिस पर डिपेंड करता है मेनली ऑन द डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ साइज। साइज को हम अच्छे शब्दों में, प्यारे शब्दों में बोलते हैं एपर्चर। इस बात पे डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि जो फोकल लेंथ खुद होता है, फोकल लेंथ खुद एक ज्योमेट्रिकल फीचर, मैंने बताया ना फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो अगर फोकल लेंथ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, पावर भी किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा, कोई पूछा था पावर का फीलिंग क्या है, तो पावर की फीलिंग ये है कि एक होता है पतला लेंस, एक होता है मोटा लेंस, एक होता है छोटा लेंस, एक होता है लंबा लेंस, ये सारी बातें। तो इन सबको अगर हम एक जगह पे रखते हैं तो इनकी वजह से कितना कितना आपका मैग्निफिकेशन आएगा, इनडायरेक्टली उसके बारे में हमें बताता है कौन? पावर बताता है। तो नेक्स्ट हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो याद रखना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा, तो बस एक बात याद रखना कि पावर इज एडेड। कभी फोकल लेंथ को नहीं जोड़ना है, कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नहीं जोड़ना है, कभी इमेज डिस्टेंस को नहीं जोड़ना है, कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर को नहीं जोड़ना है। अगर आपका दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आ रहे हैं और आपसे फाइनली उसका कुछ भी पूछा है, चाहे पावर पूछी है, चाहे आपसे फोकल लेंथ पूछा है, कुछ भी पूछा है, शुरुआत आपको यहां से करनी है। मान लो मैंने बोला कि आपका एक लेंस है ऐसे और एक और लेंस है इसके पास में रखा है थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। बोलता है कि बताइए इन दोनों को जब मैं पास पास रख के निकालता हूं तो बताइए इसका फोकल लेंथ कितना निकल के आएगा। तो ये मत कर देना इसका फोकल लेंथ f1 इसका फोकल लेंथ f2, तो दोनों को जोड़ दो, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले पावर के टर्म्स में सोचो, सबसे पहले क्या सोचोगे आप? पावर के टर्म्स में। एक और बात ऊपर ध्यान देने वाली बात ये कहाँ गई, एक और बात ऊपर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे जो आप f रखने वाले हो ना, इसको पुट इट विद साइन, पुट इट विद साइन। साइन से मेरा क्या कहने का तात्पर्य है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस आता है तो आप इसको प्लस एफ रखोगे और कॉनकेव लेंस आता है तो माइनस एफ के साथ रखोगे। क्यों? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर आप साइन के साथ नहीं रखोगे तो ऐसा हो सकता है ना कि एक कॉनकेव लेंस है एक कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों को जोड़ोगे तो प्लस माइनस होगा। अगर आप दोनों को सेम साइन लेके चलोगे तो आप हमेशा जोड़ोगे। तो पावर को क्या करना है? हमेशा जोड़ना है, लेकिन किसके साथ? विद साइन के साथ में। अलग अलग कोई नेगेटिव पावर भी हो सकती है, पॉजिटिव पावर भी हो सकती है, ठीक है। अब सुनो, तो अगर जब भी कॉम्बिनेशन, जब भी बात आएगी आपके सामने, जब भी आपके सामने बात आएगी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, जब भी आपके सामने आएगी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है। अच्छा एक और बात, इसमें ये बात याद रखना हमेशा कि लेंस कैसे हैं आपके। पहली बात तो लेंस आपके थिन है, ठीक है, सारे लेंस कैसे थिन। और दूसरी बात याद रखना लेंस कैसे हैं? चिपके हुए हैं, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। चिपके हुए हैं लेंस है, मतलब जो भी लेंस आप लेके चल रहे हो ना, वो सब क्या है आपस में आपके बिल्कुल बहुत पास पास, बहुत पास पास, बहुत पास पास, बहुत पास पास, बहुत पास, कैसे पास पास? बहुत पास पास रखे हैं, बहुत चिपके हुए, मतलब उनके बीच में कोई ज्यादा डिस्टेंस है नहीं। अब मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मैंने क्या बोला आपसे, बोलेगा बताओ फाइनल फोकल लेंथ क्या है होगी, तो आपको करना क्या है? आप निकालो इक्विवेलेंट पावर। तो इक्विवेलेंट की पावर क्या हो जाएगी? मैंने क्या कहा, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात आएगी, जब भी दो चार तीन चार लेंस एक साथ रखे होंगे तो उनकी पावर को क्या कर दो? जोड़ दो। लेकिन कैसे? विद साइन, सबको साइन के साथ में। क्या पता एक कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब मैं जानता हूं कि पावर क्या होती है सर, पावर होती है आपकी 1/f होती है, यहाँ पे 1/f इक्वलेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या होती है? 1/f1। यहाँ पे क्या होती है? 1/f2। तो कोई कुछ टीचर आपको, बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर शानदार टीचर आपको ये ऊपर वाली चीज नहीं बताते हैं और डायरेक्टली बोलते हैं बच्चों ये नीचे वाला फॉर्मूला रट लो। क्या बोल देते हैं? नीचे वाला फॉर्मूला रट लो। रटने में कोई बुराई नहीं है, और बात यह कि आया कहां से है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको असली कंसेप्ट याद कर रखना है, तो असली कंसेप्ट याद रखो। कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जाम नहीं दे रहे हो अभी, तो उस टाइम पे आप कंसेप्ट बिल्डिंग करो। तो आपका कंसेप्ट आया कहां से? पावर से। पावर को उल्टा लिख तो चाहिए, कुछ चीजें बोलते हैं इसी को याद करो। याद जो करना है तुम्हारी मर्जी है, मैं किसी को रोकूंगा टोकूंगा नहीं, लेकिन हाँ इतना याद रखना कि क्वेश्चन होना चाहिए आपसे। चलिए ये वाली बात हो गई। तो लेंस चिपके हुए याद रखना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेंस कैसे हैं आपके चिपके हुए? ऐसा ना हो कि एक लेंस यहाँ रखा हो और एक लेंस यहाँ रखा हो तब आपसे बोला जाए, तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है कि मान लीजिए एक लेंस यहाँ रखा है और दूसरा लेंस क्या है? बिल्कुल इससे चिपटेमा रखा है। चिपटेमा मतलब बिल्कुल चिपक के बैठा हुआ है यहाँ पे, तब ही ये फॉर्मूले आप लगा सकते हो, ठीक है।
तो इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, इसका फोकल लेंथ f3 है, तो आप क्या लिख पाओगे, नेट फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। बिल्कुल सही बात फैज, मैं बोल रहा हूँ चिपके हुए, आप बोल रहे हो कांटेक्ट में, तो अगर आपकी लेंस कैसे चाहिए, लेंस मस्ट मीन कांटेक्ट विद ईच अदर, ये वाली बात होनी चाहिए। आई होप कि इस पे सवाल बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी, मतलब ऐसे सवाल कि भाई ये सवाल क्यों दे दिया, ऐसे सवाल होते हैं, पर सवाल आते बहुत हैं यहाँ से। अब इसका यूज करते हैं हम कुछ स्पेशल तरह के सवालों में। अब हम क्या, मैंने क्या बोला आपका कि पावर किस बात पर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ किस बात पर डिपेंड करती है कि उसका लेंस कैसा दिखता है, या कैसा उसका एपर्चर है, कैसा उसका साइज है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे मचाएंगे, कुछ कुछ मचाएंगे हम यहाँ पे, गंदगी पेलेंगे, क्या करेंगे हम, कटिंग ऑफ लेंस करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे अपन, कटिंग ऑफ लेंस करेंगे, हम लेंस पे काटापिटी मचाएंगे। अब काट तो बहुत तरह सकते हो, जैसे मान लो आपके सामने कोई लड़का लड़की जो भी है जिसको आपको आज काटने का मन कर रहा है, उसी को निपटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लड़का है आपका, ठीक है, मस्त अजीब सा लड़का। अब आप इस लड़के को दो तीन तरीके से काट सकते हो। आप मेरे ख्याल से सबके सब बच्चे यहाँ पे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ रहे होंगे, सबके सब यहाँ बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ते होंगे। रिया जी का आंसर आया है, निखिल जी का नाम लिया जाए तो निखिल है मान लीजिए, ठीक है, निखिल मैन। जैसे सुपरमैन होता है, शक्तिमैन होता है, वैसे ये निखिल मैन है। अब ये डाउट हो सकता है कुछ बच्चों को कि निखिल मैन है कि नहीं है ठीक है, चलो। अगर ये वाली बात हो गई निकले, तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हो ना, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने वो टॉपिक, मुझे नाम याद नहीं, उसका नाम होता है आइसोमेरिज्म होता है, शायद टॉपिक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से, आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म में आप बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हो, इतना भी मुझे याद है, देखो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हो। फिर आप क्या करते हो, इस तरह से आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, फिर आप बोलते हो कि मैं इसको कहीं से कहाँ कहाँ से काट सकता हूँ। मिरर इमेज होती है तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सारी बातें आती है ना वहाँ पे। तो उसको काटने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कि कोई बोलता है कि मैं इसको ऐसे काट दूंगा तो आपको बन जाएगा, कोई बोलेगा मैं ऐसे काट दूंगा ऐसे बन जाएगा, कोई बोलता है 45 डिग्री पे काट दूंगा। तो अलग अलग तरह की आपकी वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ये सारी चीजें वहाँ पे आपने पढ़ी होंगी अच्छे से, आई होप सो, ठीक है। तो उसी तरह से बात है कि अब मैं निखिल को, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरी दुश्मनी तो ऐसे है कि मैं इसको कुछ कुछ और काटना चाहता हूँ, तो क्या काटना चाहता हूँ, मिर्जापुर के फैन समझ गए होंगे, तो यहाँ से काट सकते हैं आप उसको, ठीक है। उसी तरह से कुछ बच्चे इसको बीचों बीच से काट सकते हैं, ठीक है, यहाँ से काट सकते हैं कुछ लोग, अलग अलग तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। तो बात ये है, अब बात ये वही हम लेंस के साथ भी कर सकते हैं। मान लो हमने निखिल को क्या मान लिया कि लेंस मैन मान लिया, यहाँ पे अपन ने क्या किया, लेंस लगा दिया। तो बहुत सारे तरीके हैं काटने के आपके लेंस को। तो पहला है, पहला मैं कर रहा हूं आपका पैरेलल कटिंग। अबे पैरेलल कटिंग क्या होता है, किसके पैरेलल, अरे प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के। अब सुनना कैसे, उसमें मैं पहला केस करता हूँ, आपसे सवाल पूछूंगा यहाँ पे, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहे, अपने अपने मतलब जो भी हाथ अपने तैयार रखें आंसर देने के लिए। पहला कर रहा हूँ कि नो शिफ्टिंग, मतलब नो शिफ्टिंग का मतलब नो शिफ्टिंग ऑफ एनी पार्ट, किसी काटने के पार्ट, काटने के बाद आप किसी पार्ट को हिला डुला नहीं रहे हो, आप काटने के बाद किसी पार्ट को हिला डुला नहीं रहे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, आपका इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, स्टार्टिंग में ऐसे रखा हुआ था। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया कि आपने मान लो इस तरह से पूरा पूरा लेंस हुआ करता था, किस जमाने में पूरा पूरा लेंस हुआ करता था। अब आपने क्या किया, आपने इसको मतलब काटा शुरू किया। मेरे पास पेन उसका ऑप्शन है मिटाने का, तो मैं मिटाने वाला ऑप्शन भी यूज कर सकता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। तो किसने बोला कि सर मेरा मेरा मन है कि मैं इसको ऐसे काटूं, यहाँ से बीच से मान लो उड़ा दिया, थोड़ा सा उड़ा दिया, बीच में से उड़ा दिया। अब नंबर ऑफ इमेजेस पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके सामने सवाल है, जल्दी से आंसर दो। नंबर ऑफ इमेजेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, मैं वापस एक तरह से वो डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको क्या होता है, इस तरह से एक लेंस था, स्टार्टिंग में इस तरह से था, मैंने बीचों बीच से इसको काट दिया, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से और यहाँ से इसको काट दिया, मस्त काट दिया इसको यहाँ से, ठीक है। काटने के बाद क्या होगा आपका, ये जो दिखेगा कैसा दिखेगा आपका, वो इस तरह से दिखेगा। सवाल आपसे प्यारा प्यारा पूछा जाता है कि अगर अगर यहाँ पे जब रखा था मैंने ऑब्जेक्ट, तो उसकी कितनी इमेज बनेगी, उसकी एक ही इमेज बनेगी। कितनी इमेज बनेगी, यहाँ पे बनेगी आपकी एक ही इमेज। लेकिन अगर मैंने सेम को काटने के बाद वापस से दिखा, ओ यहाँ पर है, तो बताओ कितनी इमेज बनेगी, कितनी इमेज बनेगी रे। आंसर आया शमाइला जी का, अर्शी जी का और बाकी लोगों का आंसर आया, बहुत बढ़िया। पहले भी इस तरह कुछ हमने मिरर में किया था, याद होगा तो, मिरर को भी काटा था। अरे ज्योमेट्री जब सब कुछ सेम है, ज्योमेट्री जब सेम है,
तो भाई लाइट आपकी बीच से जाए चाहे ना जाए, ऊपर से जाए चाहे ना जाए, अरे ऊपर से जाएगी तो वहीं जाएगी ना जहाँ पहले जा रही थी। तो इस टाइम पे भी आपकी नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, आपकी एक ही इमेज होगी, क्योंकि आपने किसी भी पार्ट को हिलाया डुलाया नहीं है, बिकॉज ज्योमेट्री रिमेन सेम, फोकल लेंथ। अब नंबर ऑफ इमेज चेंज कब होती है, जब फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कुछ भी चेंज तो किया ही नहीं आपने, व्यू कुछ भी चेंज नहीं किया आपने। जब आपने कुछ भी चेंज नहीं किया तो आपका नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी, सेम बनी रहेंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन कुछ तो चेंज आना चाहिए ना, कुछ तो चेंज आना चाहिए। तो चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा आपका इंटेंसिटी में आएगा। इंटेंसिटी विल डिक्रीज। इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, एक तरह से ब्राइटनेस मान लो, इंटेंसिटी विल डिक्रीज। जितना सुंदर पहले दिख रहा था, जितना अद्भुत गोरा ब्राइट पहले दिख रहा था, उतना नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले आपकी सारी की सारी लाइट यहाँ से इस ये वाली लाइट भी जा रही थी, वो वाली लाइट भी जा रही थी। अब सिर्फ आपकी बाहर वाली लाइट जाएगी, अंदर वाली लाइट नहीं जाएगी। हर बच्चा प्यार से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट केस में क्या करता हूँ आपका पैरेलल कटिंग में, नेक्स्ट केस में कर रहा हूँ आपको पैरेलल कटिंग में, विच इज मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट का मतलब मैं हिला डुला रहा हूँ, ठीक है, शिफ्टिंग पार्ट्स। अब क्या किया, फिर से मैं वही वाली बात आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास में ऐसा कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ था, ये पूरा का पूरा है, कोई काटा बेटी नहीं मची है इसमें, मैंने काट दिया। मैंने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट क्या किया, मैंने यहाँ से इसको यहाँ से और यहाँ से काट दिया। जब काट दिया तो बचा क्या होगा सर, बचा होगा प्रिंसिपल एक्सिस तो वही है, यहाँ पे ये वाला पार्ट बचा है और यहाँ पे ये वाला पार्ट बचा है, ये कर दिया। अब मैंने क्या किया, इनको भगाना शुरू किया। मैंने क्या किया, इनको भगाया। जब मैंने इनको भगाया, जब मैंने क्या किया, इसको इसको ऊपर की तरफ भगाया, इसको नीचे कर दिया, कहीं भी एक को भगाया, दो को भगाया, 10 को भगाया, कोई मतलब नहीं है। जब एक को भगा दिया दूसरा तो ऑटोमेटिक दूसरी जगह पे हो गया। जब भगाया तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया और ये थोड़ा सा नीचे आ गया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट अभी भी यहीं पर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज कितनी बन रही थी, एक इमेज बन रही थी। यहाँ पे कितनी है, एक इमेज ही बनेगी। यहाँ पे कितनी इमेज बनेगी, एक इमेज। यहाँ पर जब मैंने शिफ्ट किया तो फाइनली अब यहाँ बताओ कितनी इमेज बनेगी, तो बताओ यहाँ पे कितनी इमेज बनेगी, एक ही बनेगी, दो बनेगी कि ज्यादा बनेगी, और भी बन सकती कितनी। तो बच्चों आंसर होगा आपका, आंसर होगा आपका, इमेज कितनी बनेगी तो ये बताओ। अच्छा, एक ही इमेज बनेगी, एक ही बनेगी इमेज, क्यों एक ही क्यों बनेगी इमेज, एक बनेगी। जो बच्चे एक बोल रहे हैं पहले ये बताओ एक क्यों बनेगी, एक बनेगी या दो बनेगी, एक्सिस चेंज, नंबर ऑफ इमेज चेंज शायद। आंसर है, आंसर है, आंसर बताओ, आंसर क्या है, आंसर है आपकी दो इमेज बनेगी। अबे इतना तो दिमाग लगाना आना चाहिए, कैसे बनेगी सर दो इमेज, मुझे बताओ पहले तो आप, दो इमेज कैसे बनेगी। देखो पहली बात तो इमेज दो बनेंगी आपकी, दो इमेज बन सकती है आपकी, एक इमेज बन सकती है, पर जनरली क्या होना चाहिए, जनरली दो ही बननी चाहिए। एक भी बन सकती है, दो भी। एक कब बन सकती है, एक कब बन सकती है, जब आपने इस तरह से इसको हिलाया डुलाया, जब आपने इसको इस तरह से हिलाया डुलाया कि आपका विद वो बिल्कुल सिमेट्रिकल बदला है। जितना ऊपर इसको लेके गए, जितना ऊपर इसको लेके उतना ही नीचे इसको लेके गए। अगर ये बराबर बराबर जाते हैं, अगर ये बराबर बराबर जाते तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कुछ नहीं बता रखा तो आप जनरल केस में क्या बोलोगे, टू बोलोगे, ठीक है। तो आप ये बोलोगे क्या, टू बोलोगे, क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको ऊपर लेके तो इसका लेंस कैसा बनता है, ऐसा बनता है, इसका लेंस कैसा बनता है, ऐसा बनता। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, यहाँ होती, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, यहाँ होती। दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस अलग, दोनों की इमेज अलग अलग बनने के चांसेस थे। सेम बन सकते हैं, एक इमेज बन सकती है। वो किस केस में, आपका मान लो मैंने जितना ऊपर वाले पार्ट को ले गया उतना ही नीचे वाले पार्ट को ले गया, तो आपकी एक इमेज बनेगी। लेकिन अगर मैं जनरली सेंस में बात करूँ तो दो इमेज बनेगी। सवाल अगर पूछता क्या होगा, तो सवाल एक तरह से आपका पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछा जाए जैसे मैंने सवाल आपसे पूछा, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो आप या तो अगर ऑप्शन में ये दे रखा हो कि वी कैन नॉट टेल विदाउट द गिवन डिस्टेंसेस, अगर आपको डिस्टेंस नहीं दे रखे तो आप नहीं बता सकते पहली बात तो। लेकिन अगर आपको फिर भी जनरल आंसर करना है और कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है इस तरह से, तो आप आंसर दो करके आओगे, एक नहीं करके आओगे, तो आप ये मान लोगे कि दोनों अलग अलग डिस्टेंस मूव किए। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आपका दूसरा, ये वाला केस हल्का सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आए, पता नहीं क्यों। ये वाला केस है सेकंड आपका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपका परपेंडिकुलर कटिंग कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काट रहा हूँ, आपके किसको, लेंस को, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब सुनो, मान लीजिए आपका क्या है, इसमें एक कोई दो तीन केस नहीं है। मान लीजिए आपका इस तरह से एक लेंस है, इस तरह से एक लेंस हुआ करता था काटने से पहले,
अब मैंने क्या किया, इसको ये ऐसे था, तो मैंने काटा इस तरह से, इस लाइन के अलोंग काटा ऐसे। जब काटता हूं तो क्या होगा, साफ सी बात है कि आपका ये पार्ट ऐसे हो जाएगा और दूसरा पार्ट कैसे हो जाएगा, दूसरा पार्ट अलग मैं थोड़ा सा रखना चाहता हूँ, अगर मैं अलग अलग रखना चाहता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा, कोई समझने वाली बात है नहीं। अब समझो तो चीज, और ये सवाल आपके एग्जाम में आया, इसमें समझना बहुत प्यारी चीज समझ जाएगी आपको। यहाँ से सवाल ऐसे बोलता है, सवाल दो तरीके आते हैं, सवाल कैसे आता है आपके, दोनों तरीके, मैं दोनों सवाल बताऊंगा कैसे कैसे सवाल आते हैं यहाँ पे, समझो। सवाल ये बोलता है कि मान लीजिए मेरे प्यारे प्यारे हसीन बच्चों, मान लीजिए स्टार्टिंग में इसकी फोकल लेंथ बिना काटे, इसकी फोकल लेंथ हुआ करती थी एफ। क्या हुआ करती थी इसकी फोकल लेंथ, एफ। अब पूछ रहा है कि काटने के बाद, क्योंकि बाय कॉन्वेक्स लेंस सब कुछ सिमेट्रिकल है, सब कुछ सिमेट्रिकल है, ये भी आर लेंथ का है, ये भी आर का है, रेडियस की वजह से ये भी आर का है। तो जब मैंने इसको काट दिया, तो काटने के बाद इसकी फोकल लेंथ F1 क्या होगी और इसकी फोकल लेंथ F2 क्या होगी। पहली बात तो इतना तो बच्चा हर समझदार है कि जो भी सर होंगे, इतना तो मैं भी जानता हूं कि F1 और F2 क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, तो याद होगा आपको एक बात कि मैंने चाहे लेंस को ऐसे रखूं, चाहे मैं किसी लेंस को ऐसे रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसे रखूंगा तो ऑब्जेक्ट यहां मान लो, और ऐसे रखूंगा तो ऑब्जेक्ट यहां मान लो। लेकिन फोकल लेंथ तो कभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती ही नहीं है। आपका ऑब्जेक्ट चाहे लेफ्ट रखा हो चाहे राइट रखा हो, अबे दोनों में फर्क क्या है, दोनों में इसका फर्क है, एक बार मैंने इसको, एक बार मेरी सरफेस वाली यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पर है, एक बार ये वाली सरफेस यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एक बार इसके सामने एक बार इसके सामने, बस ये क्या है। लेकिन जब फोकल लेंथ होती है, मैंने बात अच्छी समझाई थी आपको वहां पे, फोकल लेंथ तो इस बात पर डिपेंड करती ही नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकल लेंथ तो होती है बस, आप लेफ्ट में रखो चाहे ऑब्जेक्ट को, चाहे राइट में रखो, फोकल लेंथ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए इतना हर बच्चा जानकार होगा कि F1 और F2 क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सवाल ये आता है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो छोटी छोटी चीजें जानकारी है जो मैंने बहुत बार बताई है आपको अच्छे से, अगर उनको याद रखोगे ना तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। दो तीन ऑप्शन यहाँ से करेक्ट, दो तीन ऑप्शन यहाँ से उड़ा सकते हो आप। अब F1 F2 की बात क्या होगी, तो अब तुम ऐसे दिमाग लगाओ, सर देखो एक बात अगर मैं सोचूं, एक बात मैं अगर सोचूं, हाँ शोमाला जी बिल्कुल सही आंसर आपका, एक बात अगर मैं ये सोचूं कि सर देखिए, क्योंकि मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूं, क्या मैं इन दोनों को, अगर इस लेंस को और इस लेंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं, अगर इस लेंस को और इस लेंस को कंबाइन कर दूं तो क्या ये वाला लेंस बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। और कंबाइन से मुझे एक बात याद आई, कंबाइन से मुझे एक बात क्या याद आई, कंबाइन से मुझे एक बात ये याद है कि जब भी मैं चीजों को कंबाइन करता हूं तो क्या जुड़ जाता है, जब भी मैं चीजों को कंबाइन करता हूं तो मेरा पावर जुड़ जाती है। तो अगर मैं सोचूं कि उल्टा सोचूं कि मैंने इन दोनों को कंबाइन करके ये बनाया है, ठीक है, तो क्या मैं ये, क्या ये और कुछ नहीं, क्या ये एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा, हाँ सर। क्या ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पावर के हिसाब से, क्या 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1, 1/F1 प्लस 1/F2। देखो बहुत टॉप चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद तो रखना ही, बाद में क्या समझ में आना चाहिए। तो 1/F इक्विवेलेंट क्या F है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये भी F है, ठीक है, सॉरी इसको F1 लेता हूँ एक, और ये भी दोनों बराबर है ना, तो इसका F1, तो क्या है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आपका 1/F इज इक्वल टू आपका 2/F1। तो यहाँ से हर बच्चा छोटा मोटा जानकार भी बोल सकता है कि F1 की वैल्यू क्या है आपकी 2F के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, 2F के बराबर। एक बच्चा और था जानकार वाला, अगर अगर इस सवाल में ऐसा करता आपके सामने, मान लो सवाल में, इस सवाल को करने का एक और तरीका, लेट मान लेता हूँ कि अभी इसकी पावर कितनी है, P है, मान लेता हूँ अभी इसकी पावर कितनी है, P है। देखो इतना तो समझ में आ गया हर बच्चे को, इतना तो हर बच्चे को समझ आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 2F के बराबर होगी, ठीक है। मैं जो मुकुल एक बात ध्यान दो, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दो, ये थोड़ा ईजी है। अगर मान लो पावर आपको दे रखी है P, मान लेता हूँ मैं इसकी पावर P थी, मान लिया। अब एक पावर P वाले लेंस को मैंने आधा आधा काट दिया, अगर मैंने आधा आधा काट दिया, मान लो एक बड़ी चीज थी उसको मैंने आधा आधा काट दिया, तो पावर भी क्या आधी आधी बढ़ जाएगी, क्यों, पावर हमसे जुड़ती है ना, पावर भी क्या होगी, आधी आधी बढ़ जाएगी। अगर आधी आधी बढ़ गई पावर क्या होती है, आधी आधी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर पावर P हुआ करती तो इसकी पावर क्या होगी, P/2 हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, P/2 हो जाएगी। अगर पावर आधी हो जाएगी तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ क्या होती है, एक दूसरे की उल्टी होती है। अगर पावर आपकी बढ़ेगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, घटेगी। अगर पावर आपकी घटेगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, आपकी बढ़ेगी उतने टाइम से। यहाँ पर मैंने क्या किया सर, स्टार्टिंग में पावर P हुआ करती थी, लेकिन काटने के बाद पावर क्या हो गई, आधी हो गई, मतलब घट गई, आधी हो गई, तो साफ सी बात है फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। इसलिए बिना पेन उठाए आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अरे समझ में आया नहीं आया, वो तो मैंने तो तुम्हें
सही वाला तरीका तो समझा ही दिया, ये वाला तरीका तो समझा ही दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर अगर कल को आता है कि आपको बिना पेन उठाए आंसर करना है, तो ये सोचो ना कि मान लेता हूँ स्टार्टिंग पावर पी हुआ करती थी, बाद में क्या हुआ, आधा तक काट दी तो पी बाई टू हो गई। पावर अगर आधी हो जाएगी तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आई गेस कि हर बच्चे को ये वाली बात भी समझ में आई होगी। अच्छा, एक सवाल और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था बहुत प्यारा सा, सुनो। उन्होंने क्या बोला कि आपके सामने 3-4 तरह के लेंस दे दिए उन्होंने। एक लेंस दे दिया इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, और एक लेंस दे दिया आपका इस तरीके से, मतलब दो पार्ट हैं आपके, जो दो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से दो पार्ट हैं, और दो पार्ट को अलग अलग तरह से कंबाइन किया। उन दो पार्ट को आपको क्या किया, अलग अलग तरह से कंबाइन किया। एक बार मैंने उनको ऐसे जोड़ा, ठीक है, एक बार मैंने ऐसे करके जोड़ा दोनों पार्ट को, एक बार मैंने क्या किया, उसको एक पार्ट को ऐसे लिया और एक पार्ट को मैंने ऐसे लिया, एक पार्ट को मैंने ऐसे लिया, एक पार्ट को मैंने ऐसे लिया, इस तरह से लिया। सवाल ये था कि मान लीजिए इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, और इसकी पावर क्या है आपकी P3 है। सवाल आपके सामने आया था कि बताइए अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सवाल क्या है कि दो पार्ट थे आपके पास में, दो कट, एक पार्ट ऐसा था और दूसरा पार्ट भी ऐसा ही था, ठीक है। एक बार आपने दोनों कंबाइन करके ये वाला पार्ट बनाया, एक बार कंबाइन करके ये वाला बनाया, एक बार कंबाइन करके ये बनाया। सवाल ये है कि बताइए अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। हाँ, ये जो मैंने जो तुम, हाँ बिल्कुल सही बात सुमाइला, जो आपने बात बोली है ना बिल्कुल सही है। ये वाला कंसेप्ट जो भी अभी पावर वाला कंसेप्ट समझाया ना मैंने, हाँ ये वाले सवाल सवाल अच्छा पूछा है। ये जो सारा कंसेप्ट समझाया है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, परपेंडिकुलर के लिए। ये आपका इसके लिए वैलिड नहीं है, ये आपका इसके लिए वैलिड नहीं है, बात सिर्फ परपेंडिकुलर कटिंग के लिए वैलिड है। क्योंकि परपेंडिकुलर काटने पे, ऐसा भी क्यों, परपेंडिकुलर काटने पे इमेज में कोई फर्क नहीं आता ना, आपका इमेज में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। सवाल वापस दिखाता हूँ, वाला सवाल अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, शायद आईआईटी में पूछा गया सवाल कि भाई इस तरह से मैंने दो पार्ट थे मेरे पास में, उनको मैंने कभी एक बार ऐसे अरेंज किया P1 एक बार P2 तरीके से, एक बार P3। ये P1 P2 P3 क्या है, ये P1 P2 P3 आपकी पावर्स है, इन सारे सेटअप्स में पावर्स है। तो सवाल है, मैं ऑप्शन देता हूँ, एक काम करता हूँ आपको। तो ऑप्शन है आपका P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। डी ऑप्शन आपका P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3। सी ऑप्शन आपका P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P2। और डी ऑप्शन है आपका P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। बताइए आंसर क्या होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर छोड़ो, तो ये बताओ। रिया जी का आंसर है डी। अगर साथ में कोई रीजन भी दे तो मजा आ जाए। आकाश जी का आंसर है डी, अगर रीजन दे पाओ तो और मजा आ जाए। सुमाइला जी का आंसर भी डी है, बाकी लोग सोचो क्या आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, और मैं आपको ये चीज समझ लो, इस चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। फोकल लेंथ सेम है सब में, बिल्कुल सही बात। एक और दिमाग लगा सकते हो आप आकाश, सर डी बिकॉज परपेंडिकुलर कट है, परपेंडिकुलर कट तो ठीक है, उससे क्या होगा अमन। हाँ सर, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है। बिल्कुल बात आपकी सही भी है और गलत भी है, दोनों ही है, सेपरेट नहीं है। देखो जब ये पावर कंपैरिजन कर रहा है ना, तो साइन चेक नहीं कर रहा है उनके, तुम लोग ये मत सुनो नेगेटिव छोटा होता है, नेगेटिव कभी छोटा नहीं होता। यहाँ नेगेटिव का मतलब सिर्फ साइंस का मतलब डायरेक्शन से होता है और कुछ नहीं। तो सुनो इसका रीजन क्या होगा, आंसर है बच्चों, आप लोगों ने मैक्सिमम कर दिया, देखो बाकी लोग आंसर क्यों नहीं करे पता नहीं। इसका आंसर है आपका ए, आपका आंसर नहीं है, बी आपका आंसर नहीं है, सी आपका बिल्कुल आंसर नहीं, और डी आपका आंसर है, ठीक है। अब क्यों है डी आंसर, सुनो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है। मान लो इसकी पावर पी ए हुआ करती थी, मान लो इसकी पावर पी बी हुआ करती थी। हर बच्चा बिना दिमाग लगाए बोल सकता है कि एक्चुअली में दोनों बराबर ही होंगी, ये भी पी होगी और ये भी पी होगी, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है ना। अब सुनो, ये क्या हो रहा है, क्या परपेंडिकुलर कटिंग है, हाँ। क्या क्या कंबाइन किया है, हाँ। तो P1 क्या हो जाएगा भाई, P1 आपका पी ए प्लस पी बी यानी 2P हो जाएगा।
ये P2 क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ा ही तो है। मैंने क्या कहा, जब भी आप कंबाइन करते हो लेंसेज को क्या करते हो, आप पावर ऐड कर देते हो, तो ये भी कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा। अभी क्या यहाँ पे कंबाइन किया है, हाँ यहाँ भी क्या कंबाइन किया है, क्या यहाँ पे चिपके हुए हैं कि हाँ सर यहाँ पे चिपके हुए हैं, तीनों की पावर क्या हो जाएगी 2P हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर डी। तो ये भी बोल सकते हो कि फोकल लेंथ तीनों की सेम है, फोकल लेंथ तीनों की सेम है, ये भी बोल सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये भी बता सकते हो कि आपका क्या है, पावर ऐड होती है और पावर तीनों के ऐड होगी तो आंसर 3P निकल 2P निकल के आ जाएगा। हेंस आपका पावर इन केसेस में क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में भी सब बच्चों को आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन 2-3 फॉर्मूले कर रहे हैं, नेक्स्ट अपन 2-3 चीजें पढ़ रहे हैं, उनको देख लेते हैं, सुनो। तो नेक्स्ट है आपका सिल्वरिंग ऑफ लेंस। इसके एक आध सवाल आया हुआ है, पर ये आपको एनसीईआरटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सही है फिर। हाँ नेक्स्ट है आपको सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या होता है, ये पहली बात तो एनसीईआरटी में काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे एक बार न्यूमेरिकल भी आ चुका है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपका नीट वालों के थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये सवाल नहीं आते, सवाल आते हैं यहाँ से, नीट वालों के सवाल आए भी हैं, और उतने ज्यादा नहीं है जितने अच्छे लेवल के आईआईटी एडवांस में और आईआईटी मेंस में पूछे गए। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब क्या है, सुनो। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब ये होता है आपका कि मान लो मैंने क्या किया, आपका एक इस तरह से लेंस दिया, एक क्या किया मैंने इस तरह से लेंस दिया, और यहाँ पर क्या करती है, इसकी सिल्वरिंग कर दी। सिल्वरिंग से मतलब क्या होता है, सिल्वरिंग का मतलब होता है पॉलिशिंग। सिल्वरिंग जब भी शब्द आ जाए, मैंने पहले भी शब्द निकल के आया था एक बार, सिल्वरिंग। सिल्वरिंग का मतलब है आपका, ये समझ लो, सिल्वरिंग का मतलब होता है मिरर बना दिया मैंने। सिल्वरिंग का मतलब है मिरर बना दिया, ठीक है। अब मिरर बनाने के साथ और भी कुछ कुछ हो सकता है ना, क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, पर यहाँ पे मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर से फिर टकरा के जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे कुछ होगा। दो बार, एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वन रिफ्लेक्शन प्लस वन रिफ्लेक्शन प्लस वन आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, दोनों एक जैसे दिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मान लो कल को क्या हो गया, मैं एक पतला लेंस लेके आ गया ऐसे, दूसरा पतला लेंस आ गया ऐसे, तीसरा आ गया ऐसे, ठीक है, और चौथा आ गया आपका ऐसे, और आखिरी वाले को मैंने क्या कर दिया, आपका आखिरी वाले को मैंने कर दिया आपका सिल्वरिंग कर दी। सिल्वरिंग का मतलब सिंपल ही समझना, सिल्वरिंग का मतलब आपका मैंने मिररिंग बना दिया, वहां पे पॉलिश कर दिया। मान लो इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, इसका फोकल लेंथ f3 है, इसका फोकल लेंथ f4 है, इस सारे लेंस इसका है। लेकिन ये मिरर का भी तो अपना एक फोकल लेंथ होगा, अबे इस मिरर का भी तो अपना खुद का एक फोकल लेंथ होगा, कौन की मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की प्लेन मिरर का अपना खुद का एक कौन वो होगा, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये हो गया। उस केस में आपको अगर इक्वलेंट, उस केस में बोलता है कि अगर मैं इस पूरे पूरे चीज सामान को हटा के, इस पूरे अगर मैं इस पूरे सामान को हटा के एक किसी एक चीज से रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसको किसी एक चीज से रिप्लेस करना चाहता हूँ, पहला सवाल होता है कि वो क्या होगा, कि वो मिरर होगा या लेंस होगा, क्योंकि एक ही चीज रखनी है मुझे, या तो मिरर या लेंस। और मैं इस पूरे सिस्टम को हटा के मिरर या लेंस रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, वो लेंस होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। तो आंसर है लेंस नहीं होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सिल्वरिंग, जैसे ही आपने सिल्वरिंग करी ना, वैसे ही वो मिरर का काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने सिल्वरिंग करी, उसने मिरर का काम करना शुरू कर दिया, और मिरर काम शुरू करेगा तो इसका मतलब जो भी ये पूरा सिस्टम आप रिप्लेस करोगे यहाँ पे, वो आपका एक मिरर की तरह काम करेगा। उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, आपसे ये पूछा था, इक्वलेंट क्या होगी वो सुनो। तो वो होता है इसका फॉर्मूला 1 बाय, ये भी पावर से निकल के आया, लेकिन आपको पढ़ना नहीं, इतना डीप में पढ़ना नहीं है, इसको सीधे याद किया जाता है। 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/fm माइनस, अलग अलग किताबें अलग अलग फॉर्मूला देती हैं, पर ये फॉर्मूला मुझे सबसे चलता है, 1/fl1 प्लस 1/fl2, और ऐसे जोड़ते जाओ, ये आपका फॉर्मूला बन के आता है। फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, आईआईटी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट वालों में भी सवाल पूछे गए, पर एज कम्पेयर टू आईआईटीएन से कम पूछे गए, ये हो जाएगा। अच्छा, पहली बात फिर से वही वाली बात, पुट ऑल विद साइन, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, तो सबको किसके साथ रखना है, आपको साइन के साथ रखना है। दूसरी बात, जो एफ इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है, ये किसका निकल के आ रहा है, मिरर का आ रहा है कि लेंस का। मैं बोलूंगा द होल सिस्टम विल एक्ट एज अ मिरर, ये पूरा का पूरा सिस्टम मिरर की तरह काम करेगा, ना कि लेंस की तरह। इस पूरे के सिस्टम को अगर रिप्लेस करेंगे तो एक मिरर की तरह काम करेगा, ना कि लेंस की तरह।
एक और बात याद रखना है, यहाँ पे जितने भी लेंस तुम लेके चल रहे हो, ये सारी जितने भी लेंस लेके चल रहे हो, ये सारे लेंस क्या है, सारे लेंस मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट। सबके सब लेंस क्या होने चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, ऐसे नहीं दूर दूर। सब लेंस क्या होना चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। कॉन्टेक्ट का मतलब मेरा क्या है कहने का, कि सारे के सारे बहुत ही ज्यादा पास यानी चिपके हुए होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, आपके चिपके हुए होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। चलो नेक्स्ट एक, अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे दो फॉर्मूले और हैं, उन दो फॉर्मूलों को भी अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चैप्टर नहीं मतलब आपका ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, जो स्फेरिकल लेंस वाला पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। और बहुत सिंपल से फॉर्मूले। मान लो एक बच्चा बोलता है सर, मैंने बोला बोलो, अगर गलती से ऐसा हो जाए, अगर गलती से ऐसा हो जाए कि आपका लेंस चिपके हुए ना हो तो, और तब मैंने कॉम्बिनेशन किया आपका, और मुझे फोकल लेंथ निकालनी पड़े तो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, टू लेंस केप्ट एट अ डिस्टेंस डी। अगर आपके पास में दो लेंस आ जाए जो अलग अलग रखे हैं, दूर दूर रखे हैं, चिपके हुए होते हैं, तो सीधे आप क्या करते हैं, पावर 1 प्लस पावर 2 कर देते हैं, या 1/f1 प्लस 1/f2 करते हैं। लेकिन अगर आप उनके बीच में डिस्टेंस है तो क्या करोगे, तो भी कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, वो भी बहुत सिंपल चीज है। फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, क्योंकि देखो कैसे सॉल्व करोगे वो बहुत थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, सॉल्व करना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, मान लो ये आपके दो लेंस है, आपका एक F1 है, एक F2 है। ऐसा नहीं मैं हर बार कॉन्वेक्स बनाता हूँ तो ऐसा कि हमेशा कॉन्वेक्स लेके चलना है, वो तो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लो, कॉन्केव है तो कॉन्केव भी ले सकते हो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है आपका डी। अगर मुझे इस पूरे सिस्टम को एक ही चीज से रिप्लेस करना है, और वो एक ही चीज एक लेंस ही होगा, आप दो लेंस को रिप्लेस करोगे, लेंस से रिप्लेस करोगे, उसको रिप्लेस करना है। और मुझसे पूछा क्या, बताइए जो रिप्लेस करने के बाद जो सिस्टम बनेगा एफ इक्विवेलेंट, ये कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला होता है आपका, वैसे फिर से बता रहा हूँ, कम पूछा गया है इसका मतलब ये नहीं पढ़ना नहीं है, 1/f1 1/f2, क्योंकि कम पूछा जाता है इसके लिए सीधे सीधे फॉर्मूले पर आपकी बात कर रहा हूँ। और पूछा गया है आईआईटी वालों को खासकर पूछा गया है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस DF1F2। तो आपको करना क्या है, आप सवाल लगाओ, अगर आपके सवाल में कहीं इस तरह सवाल आता है तो आप जैसे उसी टाइम थ्योरी चेक कर लेना, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। मुझे तो याद है आज तक, तो मैंने इस पर सवाल भी काफी ठीक ठाक करे। नीट वाले बच्चों से एक थोड़ी सी गुजारिश ये है, समझाने वाली बात के असर में, नीट वाले बच्चे खासकर, मैं आईआईटी वाले बच्चों को उतना प्रेफर नहीं बोलता उस बात को, नीट वाले बच्चों को एनसीईआरटी लगानी है, एनसीईआरटी लगानी है नीट वालों। आईआईटी वालों को मैं उतना नहीं बोलता, और आईआईटी वाले लगा लोगे तो घिस नहीं जाओगे या कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए एनसीईआरटी लगा के जाओ कुछ भी करके, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो, नीट वाले बच्चों को एनसीईआरटी लगा के जानी है। पर एनसीईआरटी को सब कुछ मत मान लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, पढ़नी नहीं है मत, ना ना ना, फिजिक्स में एनसीईआरटी मत पढ़ना गलती से भी। कुछ पार्ट है जो पढ़ना है, कुछ पार्ट है जो पढ़ना है, जो मैं बताऊंगा तुम्हें। कुछ पार्ट है जो है, जैसे आपको सेमीकंडक्टर का कुछ पार्ट है जो मैं बताऊंगा कि भाई डेफिनेशन होती है आपकी डायड वायड की, कभी कभी पूछ लेता है आपसे, वो मैं बताऊंगा। कुछ कलर कोडिंग्स होती हैं वो मैं बताऊंगा। कुछ चीजें मैं बताऊंगा एनसीईआरटी से पढ़नी है, आईआईटी वालों को बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ठीक है, आईआईटी वालों को बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जैसे बहुत कुछ चीजें डायमेग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसके बारे में आपका नीट में पढ़ना ही है, किताब से पढ़ना है, और वो आपके एग्जाम में भी आया। हाँ मतलब एनसीईआरटी को की थ्योरी कम पढ़ो, क्योंकि थ्योरी उसकी ना क्या है ना, उसने सवाल दे दिया इतने हाई लेवल का, और उसकी थ्योरी कुछ बताई नहीं उसने, तो बच्चा समझ में नहीं पता कि सिलेबस में है या नहीं है। तो इस चीज से बचने का ये उपाय है कि एनसीईआरटी की थ्योरी मत पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर लगाओ। आईआईटी वाला हो, नीट वाला हो, खैर 12th वालों को लगानी है, क्वेश्चन जरूर लगा के जाओ, क्योंकि क्वेश्चन उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है उसमें, और वो क्वेश्चन डिस्कस जरूर कर लेना। एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, चलो मैं बोलता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इन सबका होमवर्क है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाना। अभी 2-3 दिन है, उन 2-3 दिन में आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओ सारे के सारे। तो चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, बस एक प्रिज्म रह गया, वो कल समाप्त हो जाएगा। तो इस हफ्ते के एंड तक आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। एनसीईआरटी को हल्के में मत ले लेना, हल्के में इतना भी हल्के मत ले लेना कि तुम्हें एनसीईआरटी के सवाल भी बच्चों से गलत हो जाते हैं कभी कभी। तो ठीक है, तो ये करना है। आखिरी है आपका बच्चों वो, ये क्वेश्चन, ये मान लो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा वाली बात है, और इसको मैं बोलता हूँ आपका यूवी कैलकुलेशन। ये होता है, कुछ बच्चे इसको अलग अलग नाम से पहचानते हैं, डिस्टेंस प्रॉब्लम नाम से जानते हैं। अब सुनो ये क्या है, अब सुनो ये क्या है, मान लो, समझना समझना, एक अच्छा एक सवाल है ये, और मैं सवाल को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसी तरह पूछा जाता है एग्जाम में। यूवी कैलकुलेशन क्या होती है, ये यू का मतलब क्या है, इस यू का मतलब अल्ट्रावायलेट नहीं है,
ये स्मॉल यू होता है एक्चुअली में, और ये कैपिटल वी होता है, इस तरह से होता है। आप सुनो, खैर उसके हिसाब से आपको पढ़ना कुछ नहीं है। मान लो कि आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है, आपके सामने एक कॉन्वेक्स एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट आपको कुछ एच ओ दे रखी है, ठीक है, हाइट आपको हाइट क्या दे रखी है ऑब्जेक्ट की, एच ओ दे रखी है। ध्यान से देना, अगर तुमने ये वाली बात समझ ली ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो तुम्हें यही याद हो जाएगा, और क्वेश्चन एग्जाम में तुम पेन नहीं उठाओगे, याद रखना, ये मेरी गारंटी, एग्जाम में पेन अगर तुमने उठा लो टाइम टाइम वेस्ट है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा वो, और कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। मैं और एक और बताता हूँ, जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ रिफ्लेक्शन का एक टेस्ट होगा जो ना, उसमें ये क्वेश्चन आएगा पक्का, वहां से पक्का आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आसान है, क्वेश्चन आता ही आता है। अब सुनो, यहाँ पर एक मान लीजिए, यहाँ पर क्या था, आपकी एक स्क्रीन है, यहाँ पर क्या है, आपकी एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, ठीक है, समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। अब सुनो, क्या बोल रहा था मैं भूल गया, हाँ ठीक है, स्क्रीन है। अब क्या हुआ, यहाँ से जब इसकी इमेज बनाते हो ना स्क्रीन पे, स्क्रीन पे जब आप इसकी इमेज बनाते हो, यहाँ पे मान लो मैंने जो भी ऊपर बनी नीचे बनी इससे कोई मतलब नहीं है, बस मेरी इमेज बनी चाहिए, यहाँ पे बन गई इमेज, ठीक है, यहाँ बन गई आपकी इमेज, और इसकी इमेज की हाइट बनती है ना एच आई, वो उसको आप H1 ले लो, अभी H1 ले लिया, मतलब हाइट क्या बन रही है H1, देखते हैं, ठीक है, H1 ले लिया। अब सुनो, अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने फिक्स कर रखा है, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, स्क्रीन कहीं नहीं जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने फिक्स कर दी, ऑब्जेक्ट पोजीशन इज फिक्स्ड, ठीक है, स्क्रीन पोजीशन भी मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी, स्क्रीन पोजीशन इज फिक्स्ड। इन दोनों को मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया, इन दोनों को मैं हिला नहीं सकता, ये वाली बात मान लो। और सवाल आपसे पूछा बोला गया, और मान लो आपको ये भी दे रखा है कि ऑब्जेक्ट के बीच में और स्क्रीन के बीच में, क्योंकि दोनों फिक्स हैं तो उनका डिस्टेंस तो कभी चेंज करेगा नहीं, अरे मैंने कहा 2 पॉइंट आपके फिक्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा चेंज करेगा ही नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या आपको डी दे रखा है, ठीक है, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल आपसे पूछता है कि मान लीजिए, क्या बोलता है, मान लीजिए आप सवाल ही पूछा है कि मैं इस लेंस को मूव करता हूं, मैं इस लेंस को मूव करता हूं, मैंने बोल दिया कि इस लेंस की स्टार्टिंग की पोजीशन क्या थी, ये हो गई आपकी पोजीशन 1, जब पोजीशन 1 थी तो हाइट ऑफ इमेज क्या थी, H1 थी, इसलिए अब कुछ बच्चों को समझ में आया होगा कि मैंने H1 क्यों माना था, जब पोजीशन 1 थी तो इसकी हाइट क्या थी, H1 थी। अब मैंने क्या कहा, स्क्रीन को तो मैंने हिलाया नहीं है, यानी स्क्रीन मेरी पहले जहां थी वहां भी अब है, स्क्रीन यहाँ पे थी। अब बात यह है कि मैंने ऑब्जेक्ट को भी हिलाया नहीं है, मतलब जहां पे मेरा पहले ऑब्जेक्ट हुआ करता था वहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी। अब मैंने क्या बोला, आप सवाल ये बोला कि मान लीजिए अब मैं इस लेंस को मूव करता हूँ, इस लेंस को क्या किया मैंने, मूव किया, लेंस की पोजीशन 1 ये थी, और इसको मूव करके मैं कहीं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मूव करके कहीं यहाँ पे ले आता हूँ, और फिर मैं पाता हूँ एक ही पोजीशन ऐसी आएगी, ठीक है, एक ही पोजीशन ऐसी आएगी, एक बार सॉरी 2 पोजीशन ऐसी आएगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। जब ऐसा कुछ होगा कि आपका जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, सेम हाइट वाला ऑब्जेक्ट एचओ वाला उसकी फिर से इमेज बनती है, यहाँ पे नहीं, लेकिन इतनी गारंटी कि सेम हाइट की तो नहीं बनेगी, लेकिन बन कहाँ रही है, उसी स्क्रीन पे बन रही है, जिस स्क्रीन पे पहले बन रही थी अब भी उसी स्क्रीन पे बन रही है, बस फर्क क्या है आपका, इस बार जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ इमेज चेंज हो गई। देखो ये जादू हो रहा है, जादू का मतलब मैंने क्या किया, इमेज इस तरह से लेंस को हटाया, इस तरह से लेंस को चेंज की उसकी पोजिशन, कि आपका हुआ क्या कि आपका सेम स्क्रीन पे आपकी इमेज तो वापस बन गई, पर हाइट क्या हो गई उसकी, चेंज कर गई। तो आपसे सवाल क्या क्या पूछता है वो सुनो। अच्छा एक और बात क्या बताओ कि इसका फोकल लेंथ पता होगा आपको, कभी कभी आपसे फोकल लेंथ भी पूछता है कि भाई फोकल लेंथ निकाल के बताओ, तो हम फोकल लेंथ पूछते हैं, कभी कभी आपसे फोकल लेंथ पूछता है। मान लो सुनो, तो एक और बात मुझे बता दीजिए क्या, हाँ मान लो ये क्या लिखा है आपका यहाँ पे, ये आपकी लेंस पोजीशन सेकंड हो गई, ये क्या हो गई आपकी लेंस पोजीशन। सुन लो एक बार, मैं आखिरी में एक बार समराइज करूंगा इस चीज को, उसके बाद चैप्टर खत्म, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, इसको समझना। अब मैंने क्या बोला, मान लो कि यहाँ से आप इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, इसलिए अभी सुन लो अच्छे से, समझ लो। इसके बीच में डिस्टेंस क्या है आपका, डी है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है आपका, डी है। सवाल क्या क्या पूछता है, सवाल में पूछता है बताओ कितनी फोकल लेंथ होनी चाहिए मेरी लेंस की, पहला सवाल, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसी नंबर ऑफ लेंस पोजीशन कितनी है,
कितनी नंबर ऑफ लेंस पोजीशन है जिसपे ऐसा हो सकता है कि आपका सेम स्क्रीन पे आपकी एक और इमेज बन जाए। और तीसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा इफ h1 and h2 are given, if h1 and h2 are given। इन तीनों सवाल को जवाब करेंगे, सॉल्व नहीं करने वाले, याद ही करना है आपको फॉर्मूला, क्योंकि सीधे से फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, कोई डेरिवेशन वाला चक्कर नहीं है, डेरिवेशन नहीं करने वाले हमने आपको। सुनो, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ लेंथ क्वेश्चन क्या होती है, तो फोकल लेंथ का बच्चों फॉर्मूला होता है, मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, सुनो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है आपका डी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करके आता है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। डी स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल डी, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी, बड़ा होता है ना, हाँ बड़ा होता है, सही है। यहाँ पे हो गया, ये हो गया फोकल लेंथ। अगर आपको उस मिरर का फोकल लेंथ निकलवाया जाए तो इससे ये बहुत कम पूछता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात है कि कितनी नंबर ऑफ लेंस पोजीशन है जब ऐसा होगा। अगर आप फोकल लेंथ निकाल चुके तो ये बात याद रखना, अगर जो डी ये सब क्वालिटेटिव क्वेश्चन सॉल्व हो के आता है वो 4f से छोटा है तो ऐसी कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं है, नो पोजीशन ऑफ लेंस। मतलब अगर आपका कैपिटल डी, मतलब आपका ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो अगर स्मॉलर देन फोर एफ से छोटा हुआ तो ऐसी कभी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आपकी स्क्रीन पे इमेज बन जाए, स्क्रीन पे इमेज ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो कोई पोजीशन ऑफ लेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर डी आपका 4f के बराबर हो जाए, अगर डी आपका 4f के बराबर हो जाए तो सिंपल एक ही पोजीशन है जब आपका ऐसा क्या होगा कि आपका स्क्रीन पर इमेज बन सकती है, स्क्रीन पे क्या इमेज बन सकती है। और तीसरा केस क्या है आपका, जब डी ग्रेटर देन 4f हो जाए, यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होगा, आपको दो पोजीशन मिलेगी लेंस की ऐसी, आपको दो पोजीशन मिलेगी लेंस की ऐसी जहां पर आपका क्या होगा, जहां पर आपका अलग अलग इमेज की हाइट होगी लेकिन वो दोनों सेम स्क्रीन पे बन रही होगी। अब सवाल ये आता है तीसरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और क्या होगा जब h1 और h2 पता हो। तो ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट और वो होता है आपका, ये याद रखो, HO इज इक्वल टू रूट h1 h2। अब जब भी सवाल आएगा ना एग्जाम में, याद रखना, जब भी एग्जाम में सवाल आए ना इस तरह का कोई सवाल, कैसे क्वेश्चन क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सवाल देखो, अब मैं समराइज कर रहा हूँ आपको, समराइज क्या होगा, सवाल सुनो। सवाल बोलेगा इस तरह से, देखिए कि एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे और एक यहाँ पे स्क्रीन है। सवाल क्या है, सवाल है, इस तरह के सवाल बनते हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे और इसका HO हाइट है और आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। ये जब फर्स्ट पोजीशन पे होता है, सुन लो, ये जब इस पोजीशन पे था तो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे हाइट ऑफ इमेज बनती है आपकी 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको खिसकाया, सेम सवाल बनेगा बस इंग्लिश में लिखा होगा, इसको मैंने खिसका के सेकंड पोजीशन पे लेके आ गया, इसको मैंने क्या किया, खिसका के सेकंड पोजीशन पे लेके आ गया। जब सेकंड पोजीशन पे लेके आता हूँ तो फिर से मेरी इमेज बनती है, उस टाइम पे जो हाइट ऑफ इमेज होती है वो मेरी बनती है आपकी 8 सेंटीमीटर की। तो सवाल पूछता है आपसे प्यारा प्यारा सा सवाल, क्या क्या पूछ सकता है सवाल, दोनों सवाल लिखता हूँ मैं आपके सामने। एक सवाल तो हार्ड है, वो आप काम करेंगे। मान लो ये आपको दे रखा है यहाँ पे डी की वैल्यू मान लीजिए आपकी दे रखी है कुछ 20 सेंटीमीटर देखिए, और ये जो गैप आया आपका इसको मान लीजिए आपका कुछ है 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। सवाल पूछता है बताओ पहली बात तो फोकल लेंथ कितना होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है फोकल लेंथ वाला, फिर भी करा रहा हूँ, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो स्मॉल डी क्या 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर से कहाँ गया 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 20। बच्चा बच्चा सॉल्व कर सकता है, सॉल्व कर सकता है इसको, 400 माइनस 4 यानी 396 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20, काटा पीटी मचाओगे 4 4 9 या 36, 4 9 या 36 और इसको काटोगे तो तुम्हारा 49.5 निकल के आ जाएगा, 49.5 नहीं 4.95 निकल के आ जाएगा। ये सवाल नहीं पूछता है अक्सर, सवाल जो पूछता है वो पूछता है फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सवाल क्या था, सवाल वापस समझा रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा है, उसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको HO है वो निकालनी है। पहली पोजीशन पे जब होता है तो हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर आती है, दूसरी पोजीशन पे लेंस को रखते हैं तो सेम स्क्रीन पे आपका हाइट ऑफ इमेज 8 निकल के आती है। बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, याद क्या रखना है, HO इज इक्वल टू रूट H1 H2, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 इंटू 8। अच्छी बात देखो कि हमेशा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आता है और 16 का रूट क्या होता है 4 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा 4।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा एग्जाम में, और आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आया भी होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सबको? समझ में आया कि नहीं आया? ये यूवी प्रॉब्लम है, बहुत लंबी चौड़ी तरीके से इसको टीचर बताते हैं, वो पूरा प्रूफ करवाते हैं, लेकिन प्रूफ की आपको रत्ती भर जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, कोई पूछ नहीं रहा कि प्रूफ करके बताओ। आई होप कि सबको समझ में आया। सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये अच्छा सवाल था ये, पर यही कि आपको पढ़ा दिया गया है उस हिसाब से। बहुत मैंने हर चीज पढ़ा दी, कोई चीज छोड़ी नहीं है। ठीक है, दिमाग लगा लो, कोई चीज छोड़ी नहीं है। ठीक है, आई होप कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अरे जल्दी बोल जाओ। अच्छा जी, अजी शाबाश, आ गया सा। बीच लो, इतना लंबा चौड़ा लिखा, उसमें स्पेलिंग गलत कर दी। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, छोटी क्लास आज की, बच्चों क्लास बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, एडवांटेज मिल गया तुमको, थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास छोटी हो गई है क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया। मेन बात है, टॉपिक खत्म हो गया। कृपया करके मॉड्यूल लगाते रहे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कृपया करके मॉड्यूल लगाते रहे। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं अपन। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बिफोर दैट मुझे कुछ बताना भी था आपको, चलो उसको तो हम बाद में बताते हैं। ये चलो सवाल कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में अपन प्रिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़ने वाले हैं अपन डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बहुत ही रद्दी है, 1 सेकंड मतलब 10 मिनट में खत्म हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बिल्कुल काम का कम काम, बहुत काम का है भी नहीं, आपके प्रेज नहीं आपका काम का है। ठीक है, तो इतना ही हम आज क्लास में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अभी टाटा गुड बाय नहीं कर रहा मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।